हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी। आज हम लोग सीटेट दिसंबर 2018 का पेपर करने वाले हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर है, सभी लोग करें आराम से, अपना स्कोर करते चलें साथ ही साथ, और कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। जो भी लोग नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, पहला क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने। आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह निर्धारित की जाती है। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो पर्यावरण और आनुवंशिकता से संबंधित कौन सा इसमें कथन सही होगा? तो पहला, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। तो पहले का पहला सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्न में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा जा सकता? नहीं कहा जा सकता ये कैसा है? ये निगेटिव क्वेश्चन है, नकारात्मक है। विकास गुणात्मक चरणों में होता है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। तो देखिए, जीन पियाजे ने कौन सी बात नहीं की है? जीन पियाजे ने निरंतर अभ्यास की कोई बात नहीं कही है, बल्कि बच्चों को सक्रिय ज्ञान का निर्माता माना है। तो इसलिए जो दूसरे का तीसरा वाला हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? पूर्व संक्रियात्मक विचार की सीमा कौन सी नहीं है? ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास, अहम केंद्रिता, अनुक्रमणता। तो बच्चों में सीमा नहीं है, अर्थात पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों में कौन सी चीज़ आ जाती है? तो बच्चे में अहम केंद्रता होती है इस वाली अवस्था में, क्योंकि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एज कितनी होती है? 2 से 7 वर्ष। और जो 6 वर्ष की अवस्था में बच्चे अहम केंद्रता होती है। तो कौन सा नहीं है? कौन सी एक सीमा नहीं है, अर्थात वो गुण होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, वो होता है तीसरा वाला, अहम केंद्रता। क्वेश्चन नंबर 4 के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चे के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किस चीज़ के अलावा? वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। यह समय बिताने का सुगत तरीका है। वे नए कौशल हासिल करते हैं, सीखते हैं कि उन्हें कब प्रयोग किया जाए। तो एक चीज़ के अलावा और किस चीज़ में ये हमारी सहायता करते हैं? तो इसका जो आंसर होगा, वे शरीर पर निपुणता प्राप्त कर देंगे, मास्टरी ओवर बॉडी, इट स्टिमुलेट देयर सेंसेस। तो समय बिताने का सुगत तरीका है के अलावा अन्य सभी जो कारण हैं वो सही हैं। तो इसमें हमारा चौथे का तीसरा वाला सही हो जाएगा। आराम से प्रश्न को ध्यान से पूर्वक पढ़ करें, ठीक है? कोई जल्दबाजी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? सही जवाब क्या है? क्या आप इस तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए। अब किस प्रश्न में बच्चा है, ठीक है, किस वाले ऑप्शन में बच्चा सबसे ज़्यादा सोचे विचार करेगा, सबसे ज़्यादा एक्टिव होगा? तो देखिए, क्वेश्चन चौथा है, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। इसमें बच्चे में डाइवर्जेंट थिंकिंग विकसित होगी, तो बच्चा अधिक सोचेगा, इसलिए 5वें का चौथा सही है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील
शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। प्रगतिशील शिक्षा से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है प्रोग्रेसिव एजुकेशन से। करके सीखना, परियोजना विधि द्वारा सीखना, सहयोग द्वारा सीखना। थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाइयाँ, परीक्षण, रैंकिंग तो हमको करनी नहीं, तो ये गलत हो गया। हमें छात्रों की लेबलिंग समूह नहीं बनाने हैं, तो इसलिए तीसरा गलत हो गया। और रैंकिंग फिर आ गया, तो चौथा गलत हो गया। तो पहला ही हमारा सही बचा। तब इसी प्रकार से अगर आपने निगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड पढ़े हुए हैं, अगर क्लास ना की हो तो कर ले जाके, तब आप इस प्रकार सही कर सकते हैं। 7, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है? प्रगतिशील शिक्षा के बारे में, शिक्षा स्वयं ही जीवन है, तो इसकी पुष्टि कौन सा ऑप्शन कर रहा है? स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करती, मतलब दर्शाती है। स्कूल में हम क्या पढ़ते हैं? जो चीज़ हमारे समाज और प्रकृति में घटित हो रही है। तब 7वें का हमारा तीसरा सही हो जाएगा। 8वां, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? कोहलबर्ग के सिद्धांत में क्या योगदान रहा उनका? उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग समर्थन किया। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं, परीक्षण नहीं किए गए थे, इसमें हाइपोथेटिकल सिचुएशंस दी गई थी, स्थिति दी गई थी। यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक होते हैं। तो देखिए चौथा तो बिल्कुल गलत है। ये सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं, तो दूसरा भी गलत है, परीक्षण नहीं किए गए थे, बल्कि क्या किया था? काल्पनिक कथाएं, कहानियाँ सुनाई गई थी। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? हिज थ्योरी हैज सपोर्टेड एन एसोसिएशन विद कोग्निटिव मैच्योरिटी, मोरल मैच्योरिटी नहीं, इसकी भी बात नहीं की गई है। परिपक्वता तो 8वें का तीसरा सही है। इस प्रकार ऑप्शन एलिमिनेट कर लेना। निम्न निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD, क्या होता है? उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। तो किस चीज़ को सूचित करते हैं? निकटस्थ विकास का क्षेत्र। उस सीखने के बिंदु जब सहयोग वापस लिया जा सकता है, उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। उस विकास चरण को जब बच्चे सीखने के लिए पूरी जिम्मेदारी लेता है, गलत। एक संदर्भ जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ, ये तो इसकी फोल्डिंग हो गई, तो इसमें हमारा पहला है, 9 का पहला। उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व, उभयलिंगी जिसमें दोनों के गुण हों। आप जानते हो जो बधाई बजाने वाले आते हैं, जिनको हम छक्का कहते हैं। स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। में आमतौर पर मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होते हैं, ठीक है। जो हिजड़े होते हैं वही होते हैं उभयलिंगी व्यक्तित्व वाले। 11, बच्चे को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। किस चीज़ को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा बच्चे लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं? मीडिया, सामाजिकरण, संस्कृति, ट्यूशन। अरे ट्यूशन में कौन से बच्चे लिंग भूमिकाएं ग्रहण करेंगे, ठीक है, को छोड़कर। तो किसको छोड़कर? ट्यूशन को छोड़कर। ये निगेटिव प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्नों का विशेष ध्यान रखा करें। क्वेश्चन नंबर 12, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि क्या है? मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाएं, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते, इसलिए पक्षपाती हैं। उनकी भाषा को समझना मुश्किल है।
परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते, वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते। तो 12 का हो जाएगा हमारा चौथा। ठीक है, इसीलिए मानकीकृत परीक्षण जो होते नहीं किए जाते, ये इनकी आलोचना प्रमुख है। एक अधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि, क्या कहता है, मतलब बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत, बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। प्रभावी अध्यापन के लिए बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। तो एक से अधिक मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी। इनका कहना था कि बुद्धि एक प्रकार की नहीं, बुद्धि अनेक प्रकार की हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। सीखने के लिए मूल्यांकन पहले किया जाता है, सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कैसे कर सकते हैं? बच्चों की प्रकृति और उपलब्धि स्तर को जानने में, बच्चे की सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में, आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने, उनके प्रदर्शन प्रमाणित करने, ये तो बिल्कुल गलत है। बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। तो 14 का हमारा चौथा वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन से संबंधित नहीं है। इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। ये विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। ये बच्चे को धीमे खराब बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करता है, गलत है बिल्कुल। तो विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है, ये भी गलत है। ये शिक्षण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, इसे से संबंधित नहीं है। कौन सा सही नहीं है? उपलब्धि पर केंद्रित है, 3 सही है, तो ये नहीं सही है, चिन्हित नहीं करता है। ठीक है, 15 का 4। क्वेश्चन निगेटिव है तो समझ लेना चाहिए। बच्चों में प्रतिभाशालीता के कारण क्या हो सकती है? बच्चे क्यों प्रतिभाशाली हो सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अनुबंधिकता वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया, एक संसाधन समृद्ध वातावरण, सफल माता पिता, एक अनुशासित पाठचर्या। कोई नियम नहीं है कि जिसके माता पिता बहुत संपन्न हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, तो उनकी औलाद भी, बच्चे भी उसी प्रकार के होंगे। हो सकता है उनकी संतान बिल्कुल बेकार निकले। तो बच्चों में के कारण हो सकती है किसके का? अनुबंधिकता वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। 17, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है, जो कैसे उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है, उनका उपयोग करता है, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सकें। बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत कभी भी मत करना बच्चों को, ना ही बच्चों की भाषा को हतोत्साहित करना है हमको। तो हमको क्या करना है? उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देना है और उसका उपयोग करना है। तो 17 का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 18, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है, किस चीज़ पर निर्भर करता है? शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीके के उपयोग पर, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर, उन्हें अन्य बच्चों की पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। तो किस चीज़ पर हस्तक्षेप निर्भर करता है? उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर नहीं, उनके प्रति स्नेही होने के नाते गलत, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, ये भी गलत। पहला सही है, 18 का पहला।
19। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। किस प्रकार अति संवेदनशील, जिनको हमने आप ध्यान ADHD, जो बहुत कम समय तक ही अपना अटेंशन रख पाते, ध्यान रख पाते हैं, उनके लिए एक कार्य को छोटे छोटे प्रबंधों में तोड़ना सही है। अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश ये भी करेंगे। उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधियां करवाएंगे, ये भी करेंगे। बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, मतलब डांटना फटकारना तो है ही नहीं आपको, चाहे बच्चा पढ़े या ना पढ़े। तो 19 का चौथा वाला नहीं है, ठीक है। और नहीं वाला पूछा था, यही हमारा सही हो जाएगा। तब 19 का कौन सा आंसर हो जाएगा? 19 का हमारा चौथा सही है, क्योंकि उनको फटकारना हमको नहीं है। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो, किन बच्चों की पहचान करते हैं? पैटर्न्स ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग, अलग अलग डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है सभी प्रक्षेपों में सोचना, चहुमुखी सोचना। किस चीज़ की? विकलांग, डिसलेक्सिक, सृजनात्मक, प्रतिस्थाई। जहाँ पर भी अलग अलग सोचने की बात कही जाए, डाइवर्जेंट थिंकिंग हो, वहाँ पर सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी डेवलप होगी। 21। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता? कौन सा नहीं कर सकता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना, कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावली का प्रयोग करना, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। समस्या हल करने के वर्णन नहीं कर सकता है, और सीधे सीधे इसमें क्वेश्चन पूछने की बात की जा रही, जो भी क्वेश्चन आपने याद किए हुए हैं। तब इससे कौन सी बड़ी आपको समस्या समाधान में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में सहायता मिलने वाली है। तो इसलिए 21 का चौथा वाला हो जाएगा। एक गलत है, जो गलत है वो ही सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? बताएं। स्मृति, डर, ध्यान, उत्तेजना। आपको उत्तेजना भी संवेग लग रहा होगा। वैसे तो बच्चे का जन्म जब होता है तो बच्चे में केवल एक ही संवेग होता है, उत्तेजना नाम का, लेकिन बाद में उत्तेजना को संवेग की स्थिति से हटा दिया है, जो कि मैकडोगल ने 18 संवेग दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो उत्तेजना ना होकर डर होगा, ठीक है। 22 का 2 होगा डर। अगर आपके शेर आ जाए सामने तो आप क्या करें? आप भाग जाएंगे। तो उत्तेजना नहीं है, और आपको उत्तेजना लग रहा होगा, ठीक है। उत्तेजना है नहीं, इसका आंसर है 22 का दूसरा, डर। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन से बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण करता है? एक दिन बच्चा गया था दूध मशीन पर, उसने देखा मशीन से दूध निकल रहा है। उसने सोचा कि मशीन दूध का उत्पादन करते जैसे गाय देती है। तो एक किस प्रकार से बच्चा कितना है? 3 साल का है, 3 साल का बेबी है। तो किस चीज़ का वर्णन करता है? अच्छी प्रकार से बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित ज्ञान है। बच्चे का जवाब दूध बूथ से खरीदने वाले अपने अनुभव पर आधारित है। बच्चे ने गाय को कभी नहीं देखा। बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता। अरे काहे का प्रेरक वातावरण है, ठीक है। बच्चे ने गाय को नहीं देखा, इससे क्या मतलब? अरे बच्चे के अनुभव पर आधारित। वो मशीन पर गया, उसने देखा, उसको अनुभव हुआ, उस बेचारे को पता चला कि अच्छा मशीन दूध देती है, मशीन से दूध उसने निकलते हुए देख लिया। तब 23 का हो जाएगा बेटा हमारा दूसरा। ये बच्चे के अनुभव पर आधारित है। 24। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आप एक टीचर हैं, सभी लोग देखिए, अगर आपने BEd BTC की कर लिया है, कर रहे हैं, तब टीचर हैं आप,
ठीक है, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के लिए तो पढ़ाई ही कर रहे हैं, ठीक है। तो एज ए टीचर रखकर अपने आप सोचा करो, बच्चे बनकर नहीं। कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। तो क्या करना चाहिए, सबसे अच्छा वर्णन क्या करता है, आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे आराम से, आपसे डरे नहीं, आपसे प्रश्न पूछ सकें, आपसे अपने मन की बात कह सकें, वो हमको माहौल क्रिएट करना है। 25 निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चे की पहुंच से परे हो, मतलब ऐसी जगह पर पढ़ने वाली सामग्री रखना जहां पर बच्चों को मिल ना पाए, ताकि लंबी समय तक चलती रहे। अरे क्या उसका झक मारेंगे, लंबी समय तक चलाकर अगर बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे तो गलत है। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हों और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक शेल्फ में रखें, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त की जा सकें। बिल्कुल सही बात है, जब मन हो गया बच्चे का तब गया और पढ़ ली जाके, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो 25 का दूसरा सही। 26 निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का, अब आप टीचर हैं तो आप पुस्तकों को किस प्रकार से लेंगे, आपके लिए पुस्तकें किस प्रकार से वर्णन करना चाहिए। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है, पढ़ने की रिसोर्स में से एक है। वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं। वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। वो क्या करते हैं, सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो पहला है वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन। देखिए, सीखने के लिए हम पाठ्य पुस्तकों ही से नहीं सीखते हैं, पाठ्य पुस्तकें, खेल के मैदान है, अध्यापक है, पर्सनल एक्टिविटी है, विभिन्न प्रकार से हम सीखते। किताबें जो हैं, पुस्तकें हैं, सीखने की जो विभिन्न चीज़ें उनमें से एक है। तो इसलिए 26 का पहला हो जाएगा। 27 राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा यूनिसेफ 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की। किस पर आधारित है यूनिसेफ, बहुत बार मैंने आपको पढ़ाया है, जो बच्चे हमसे पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा यूनिसेफ किस पर आधारित है। मानवतावाद, व्यवहारवाद, रचनावाद, संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा जो 2005 यूनिसेफ, वो रचनावाद पर आधारित है, जीन पियाजे के, ठीक है, जीन पियाजे, कि बच्चे स्वयं से ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता। आप एक टीचर हैं, आप कैसे समझे कि बच्चे हमारे पढ़ने के लिए प्रेरित हैं कि नहीं। वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते, वर्दी पहने का मतलब अच्छी प्रकार से वेल यूनिफॉर्म में आते हैं, बहुत अच्छी प्रकार से ड्रेस पहने हुए हैं। वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, बिल्कुल शांत रहते हैं, आपकी बात का पालन करते हैं। तो क्या बच्चे प्रेरित हैं। वे सभी उपस्थित में नियमित हैं, बिल्कुल कोई भी प्रेजेंट नहीं, मतलब वो अनुपस्थित नहीं होता, एब्सेंट नहीं होता, प्रेजेंट रहते हैं। वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। तो कैसे, अरे प्रश्न पूछना सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रेरित है, ठीक है, प्रेरित करना। अगर बच्चे से अध्यापक से प्रश्न पूछ रहे हैं। 29 निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। कौन सा है, नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए।
शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चे को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। तो सबसे अच्छा कौन सा? देखिए, बच्चे जब तक इंटरेक्ट नहीं करेंगे, सामाजिक अंतःक्रिया नहीं करेंगे, तब तक वो अच्छी प्रकार से नहीं सीखेंगे। तो हमको जो रियल लाइफ में रखकर है बच्चों को सिखाना है, तब 29 का चौथा हो जाएगा। 30 अनुशासन, जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? अनुशासन आपकी किस तरह से मदद कर सकता है? बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, चुप्पी साधे रहने के लिए कि बिल्कुल शांत रहना, शिक्षकों को निर्देश देने में, बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में, किस चीज़ में मदद कर सकता है? अनुशासन। तो अनुशासन शिक्षक को निर्देश देने, चुप्पी साधे रहने, ये तो तीनों गलत है। रटना वगैरह ये तो होगा ही नहीं। पहला, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, चिल्ड्रन टू रेगुलेट एंड मॉनिटर देयर ओन लर्निंग, स्वयं से अपनी मॉनिटरिंग करें। तो चलिए वीडियो को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। देखिए, हम वीडियो के बीच में कभी भी नहीं बोलते हैं। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी लोग नए हों, क्लास को लाइक कर दिया करें और साथ वालों के साथ क्लास को शेयर ज़रूर कर दिया करें। इससे हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फॉर वाचिंग। कमेंट ज़रूर करें।